नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज किन 4 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है। पहली बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर आज से शुरू होगा पेंशन और ग्रेजुएटी पोर्टल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। अब समय से पेंशन का भुगतान भी किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं लोग जो है वो लाभान्वित होते हुए नजर आएंगे। दूसरी बड़ी खबर, संगठित और असंगठित मजदूरों को साधने की तैयारी में है कांग्रेस। आज प्रदेश भर में मजदूर दिवस मनाएगी। श्रमिक प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के आयोजन में शामिल होंगे दिग्गज नेता। तीसरी बड़ी खबर बिजली कटौती से जुड़ी हुई है। बिजली कटौती हिलाएगी यूपी की अर्थव्यवस्था। गांव में बिजली कटौती से सब्जी, गन्ना, दलहन की फसल बर्बाद हो रही है। छोटे व्यापारियों ने कहा, जनरेटर चलाएंगे तो बिक जाएंगे। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से है, जहां पर कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट मिली है। ईद की नमाज को लेकर परशुराम जयंती तक सभी पर्व घर में ही मनाए जाएंगे। जिले में 2 और 3 मई को पूरी तरीके से लागू रहेगा कर्फ्यू। पहली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर प्रदेश में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेजुएटी का समय से भुगतान करने के लिए बनाए गए पोर्टल का शुभारंभ लोक भवन में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये पेंशन पोर्टल वित्त विभाग ने तैयार किया है। इसमें रिटायरमेंट के 6 महीने पहले से ही कर्मचारियों के आवेदन के साथ ही पेंशन आदि की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 3 माह शेष रहने तक पेंशन, ग्रेजुएटी आदि के भुगतान के आदेश जारी हो जाएंगे। गौरतलब है कि अब तक लागू व्यवस्था में पेंशनर्स को ही सारे अभिलेख जुटाने पड़ते थे और भागदौड़ करनी पड़ती थी। पेंशनर्स के पेंशन प्रपत्र और सेवा संबंधी अभिलेख डाक द्वारा पीपीओ निर्गत करने वाले प्राधिकारियों को भेजे जाते थे, जिसमें काफी समय लग जाता था। वहीं अब ये दावा किया जा रहा है कि नई अर्थव्यवस्था को लागू करने के बाद से सेवानिवृत्त होने पर आसानी से पेंशन और ग्रेजुएटी का भुगतान हो सकेगा। पेंशन पोर्टल की शुरुआत करने जा रही है यूपी सरकार। रिटायरमेंट के 6 माह पहले ही शुरू हो जाएगी ये प्रक्रिया। 3 माह शेष रहने तक पेंशन, ग्रेजुएटी के भुगतान के आदेश भी जारी हो जाएंगे। आज से शुरू होगा पेंशन ग्रेजुएटी पोर्टल। अब इससे लोगों को कहीं ना कहीं सुविधा मिलने लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखा जाता था कि काफी लोग रिटायर्ड होने के बाद ग्रेजुएटी और पेंशन के लिए भटकते रहते थे, काफी समय लग जाता था, लेकिन अब ये समय नहीं लगेगा। रिटायर होने के 6 महीने पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। अविरल, पेंशन पोर्टल शुरू करने जा रही है यूपी सरकार, कितनी लाभान्वित करने वाली ये योजना? बिल्कुल अंशुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया बनाने का जो सपना है, तो ऐसे में जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, तो ऐसे में आज जो ई पोर्टल की शुरुआत होगी, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने वाली होगी। आप ये समझिए कि जिस तरीके से पेंशनर अपनी पेंशन को लेकर लगातार कहीं ना कहीं बाबू लोगों के चक्कर लगाते थे, दफ्तर बाय दफ्तर चक्कर लगाते थे, एक पेपर आता था, उसके बाद में अगर कहीं तो उसमें करेक्शन करना हो तो फिर से डाक द्वारा उसको भेजा जाता था। तो ये एक लंबी प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया होती थी, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान फिर उनको तमाम तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती थी, बहुत लंबा समय लग जाता था। तो ऐसे में जो ये आज शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं, तो ये उनको सबको बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाने वाली है। जरा सी त्रुटि होने पर, जरा सी गलती होने पर भी उसे ई पोर्टल पर सही किया जा सकेगा, जवाबदेही तय हो जाएगी। और ये जो बीच में जो भ्रष्टाचारी का काम होता था, ये जो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था, इन सब चीजों पर लगाम लगेगी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। तो ऐसे में आज इसकी जो उद्घाटन है, इस पोर्टल की शुरुआत है, कुछ समय बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको करेंगे और लोगों को इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल अविरल, लेकिन जिस तरीके से ये जो प्रक्रिया की यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब रिटायरमेंट से 6 महीने पहले ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और 3 महीने के अंदर सारे आदेश जो मिल जाएंगे। कई दफा ये देखने को मिलता था कि लोग रिटायर्ड होने के बाद ग्रेजुएटी और फंड के लिए परेशान होते नजर आते थे, तो अब कितना लोगों को राहत जो है यहाँ पर मिल जाएगी? बिल्कुल, देखिए अंशुल, होता क्या है कि पहले आप समझिए कि जो चीजें मैनुअली हुआ करती थी, अब वो चीजें डिजिटली हो जाएंगी। तो डिजिटल होने में ज्यादा फायदा रहता है, चीजों को तत्काल प्रभाव से वो चीजें जहां तक उनको जाना है, पहुंचाना है, अपने गंतव्य तक वो पहुंचाएंगे, जिस स्तर तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचेंगे। डिजिटल प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होती है। आप ये समझिए कि तमाम ऐसी चीजें जो पहले मैनुअली की जाती थी, उनको अब पोर्टल वाइज कर दिया गया है, डिजिटल कर दिया गया है। तो इससे जो
जो प्रक्रिया होती थी, जटिल प्रक्रिया होती थी, इधर से दफ्तर लगाने की, बार बार जाने की, लोगों से पूछताछ करने की, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अब एक क्लिक से ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आपकी जो समस्याएं हैं, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, दिक्कतें आ रही थी, वो सब चीजें जो है उस दिक्कतों का सामना जो करता था आदमी, वो अब दिक्कतें दूर हो जाएंगी। हालांकि ये बहुत अच्छी पहल है। इसमें जो पेंशनर हैं उनको बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। उनको जो दिक्कतें होती थी वो कहीं ना कहीं अब इससे सॉल्व होती नजर आएंगे अंशुल। अविरल, लेकिन जिस तरीके से ये डिजिटल हो जाएगा, लोगों को लाभान्वित भी यहाँ पर होता हुआ दिख जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज जो है कि जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है। तो डिजिटल होने के साथ में कई चीजें भी जो है वो निकल कर सामने आएंगी। कई बार दिक्कतें हो सकती हैं, डिजिटल होने के बाद में भी कई समस्याएं जो है वो आ जाती हैं। तो इससे किस तरीके से सरकार निपटेगी? बिल्कुल, देखिए डिजिटल होने के जहाँ तमाम फायदे हैं, वहाँ कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि सब समझ लीजिए आप, जिस तरीके से बैंकों में डिजिटलाइजेशन हो गया है, बहुत ज्यादा हर चीज डिजिटल हो गई है, मैनुअली काम बहुत कम बचा है। तो कभी कभी यह देखिए ऐसा होता है कि जब सर्वर नहीं आते हैं तो तमाम तरीके की दिक्कतें होती हैं इसमें। ऐसे में अगर इस तरीके की दिक्कत यहाँ भी आएगी तो उसको जल्द से जल्द चीजें सुधारी जा सकती है। हालांकि डिजिटल जो प्रक्रिया ये पेंशनरों के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो इससे तमाम फायदे मिलेंगे। हालांकि अगर जो बात करी जाए तो कभी न कभी सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है, या मान लीजिए कभी कोई ऐप नहीं चला, तो ऐसी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन इसके बाद जो ये जो शुरुआत है, ये कहीं ना कहीं उन सभी को बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। चलिए अविरल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पेंशन पोर्टल की शुरुआत कर रहे हैं सीएम। रिटायरमेंट के 6 महीने पहले ही इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। लोगों को कई तरीके की दिक्कतों जो सामना करना पड़ता था, अब उनसे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो 3 महीने शेष रहने के पहले ही सारे ऑर्डर्स जो हैं वो पास कर दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव 2023 के पहले कांग्रेस प्रदेश के असंगठित और संगठित मजदूरों को साधने की तैयारी में जुट गई है, जिसको लेकर कांग्रेस आज प्रदेश भर में मजदूर दिवस मनाएगी। कांग्रेस के श्रमिक प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ, इंदौर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, बुरहानपुर में मुकेश नायक, सतना में विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और नीलांशु चतुर्वेदी शामिल होंगे। वहीं अनूपपुर में विधायक सुनील सराफ और फुंदेलाल मार्को, नीमच में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्वालियर और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मजदूर दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मजदूरों को साधने में जुटी कांग्रेस। एमपी कांग्रेस के श्रमिक प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का आयोजन। छिंदवाड़ा में सांसद नकुल नाथ, अरुण यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुकेश नायक, विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, नीलांशु चतुर्वेदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मजदूर दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। संगठित और असंगठित मजदूरों को साधने की तैयारी में जुटी कांग्रेस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छिंदवाड़ा में सांसद नकुल नाथ, अरुण यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं मुकेश नायक, विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, नीलांशु चतुर्वेदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मजदूर दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। संगठित और असंगठित मजदूरों को साधने की तैयारी में जुटी है कांग्रेस। आज कांग्रेस प्रदेश भर में बनाएगी मजदूर दिवस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मजदूरों को साधने में जुटी है कांग्रेस। 2023 के लिए अपनी जमीन कहीं ना कहीं मजबूत करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस एक भी पेच ऐसा नहीं छोड़ना चाहती है जिस पर वो कमजोर पड़े। हालांकि 2023 के चुनाव अभी आने में समय है, लेकिन अभी से कांग्रेस जो है वो तैयारी में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद ताहिर जुड़ गए हैं। ताहिर, मजदूरों को साधने में कांग्रेस जुटी हुई नजर आ रही है, तमाम वो चीजें करती हुई नजर आ रही है जिससे आने वाले चुनावों में वो कहीं भी कमजोर न पड़े। क्या कुछ अधिक जानकारी? साफ तौर पे अंशुल आपको बता दूं कि आज 1 मई है और आज के दिन देश भर में वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है। लेबर डे के मौके पर कांग्रेस ने भी अपना जो पत्ता है वो खोल दिया है और कांग्रेस कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। आज कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। कांग्रेस से ये आयोजन प्रदेश भर में आयोजित होगा, जहाँ अलग अलग शहरों में कांग्रेस के अलग अलग नेता शामिल होंगे और मजदूरों के बीच अपनी जो पेच है वो मजबूत करने का कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर काम करेगी। भले ही 2023 के विधानसभा चुनाव में अभी 18 महीने का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस कोई भी मौका जो है
उसे गंवाना नहीं चाहती है और उसी का जो नजारा है हमें देखने को मिल रहा है। तमाम तरह के आयोजन कांग्रेस की तरफ देखने को मिल रहे हैं। आज जो विधानसभा चुनाव से पहले संगठित और असंगठित मजदूरों को साधने की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। इसे लेकर कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में मजदूर दिवस मनाएगी। एमपी कांग्रेस के श्रमिक प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय मजदूर जो कांग्रेस का है उसके बिना चले पूरा आयोजन मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में होगा। बात करें हम कांग्रेस के नेताओं की, तो छिंदवाड़ा में सांसद जो हैं नकुल नाथ, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो वही कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, वो इंदौर के कार्यक्रम में शामिल होकर और जो मजदूर हैं उन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। और बुरहानपुर में मुकेश नायक, सतना में विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और नीलांशु चतुर्वेदी को यह कमान सौंपी गई है। जी अंशुल। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से 2023 में भी आने वाले चुनाव में काफी समय बाकी है, अब चाहे वो संगठित असंगठित मजदूरों को एकत्र करना हो या फिर दलित कार्ड खेलना हो या जयंती कार्ड खेलना हो, तमाम तरीके की चीजें कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है आपको, जनता के बीच में भी क्या संदेश जो है वो जा रहा है? साफ तौर पर आपको बता दूं कि अभी चुनाव में 18 महीने का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी जो जमीन है उसका खाका तैयार करने की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस पर कोई मौका नहीं गंवाना चाहती जिससे वो कमजोरी उसे नजर आए। तो ये जो असंगठित मजदूर हैं, जो मजदूर का एक ग्राफ है मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग बेरोजगार हैं वो मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो कांग्रेस उनके बीच आज कहीं ना कहीं पहुंचने का प्रयास करेगी और उनको लुभाने का कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रयास हमें देखने को मिलेगा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मजदूरों को रोजगार के कैसे नए अवसर प्रदान किए जाएंगे और मजदूरों को जो मजदूरी लगातार जो बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश में बढ़ रही है उसको कम कैसे किया जाएगा। तो ये तमाम जो वादे हैं वो आज हमें देखने को मिलेंगे। जो नेता हैं कांग्रेस के वो मजदूरों के बीच जाएंगे, मजदूरों को लुभाएंगे और उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को जमीनी तौर पर मजबूती मिलेगी। लेकिन जो असंगठित मजदूर है जिनकी संख्या काफी है, जो सत्ता पलटने का मतलब मध्य प्रदेश में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाव रखते हैं, तो उन लोगों के बीच जाकर कांग्रेस अपनी जो छवि है वो कहीं ना कहीं अच्छी करने के यहाँ पर आज प्रयास करेगी। जी अंशुल। बिल्कुल ताहिर, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है, तमाम तरीके की चीजें भी देखने को मिल रही हैं, तो क्या लगता है आपको आगे की रणनीति उनकी क्या हो सकती है? साफ तौर पर उनका एजेंडा स्पष्ट है कि चुनाव में 2023 से जो चुनाव है उसमें वापसी उन्हें करना है किसी भी हालत में। कल की हम देख लें तो कल कांग्रेस ने जयंती कार्ड खेला था, उससे पहले कांग्रेस ओबीसी कार्ड खेल चुकी है और रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर भी कांग्रेस के द्वारा बड़े आयोजन मध्य प्रदेश में किए गए थे। तो कांग्रेस भी जो भाजपा की सॉफ्ट हिंदुत्व राजनीति है वो कार्ड यहाँ पर खेलते नजर आ रही है। साथ ही जो हर वर्ग को साधने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में करती है उसी को अपनाते हुए कांग्रेस भी उसी राह पर चल पड़ी है। अब कांग्रेस का साफ लगता है कि 2023 में चुनाव जो होंगे मध्य प्रदेश में उसमें सरकार कांग्रेस की वापस से बने और 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें भी मोदी सरकार को उखाड़ फेंक के कांग्रेस अब केंद्र में काबिज होने की लिए रणनीति तैयार कर रही है। इसको लेकर चिंतन शिविर भी आयोजित किया गया है जो 13 से 15 मई तक राजस्थान के उदयपुर में होगा। वहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश भर के जो चुनिंदा कांग्रेस नेता है वो जुटेंगे और चिंतन करेंगे। उसका साफ एजेंडा स्पष्ट किया गया है कि 2024 में जो सरकार है मोदी सरकार उसे कैसे देश से बाहर किया जाए और कैसे वापस से कांग्रेस सत्ता में आए। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 2023 और 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी जमीन को तैयार कर रही है। कांग्रेस कोई भी मौका यहाँ पर गंवाना नहीं चाहती और उसी का नजारा है कि आज वर्ल्ड लेबर डे के मौके पर कांग्रेस प्रदेश भर में एक बड़ा आयोजन करने जा रही है जिसमें अलग अलग शहरों में अलग अलग नेता कांग्रेस से जुटेंगे और मजदूरों को लुभाने का काम करेंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद ताहिर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ती गर्मी के चलते यूपी में बिजली की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। आज यूपी में बिजली की डिमांड 22,500 मेगावाट है, लेकिन कॉर्पोरेशन केवल 18,500 मेगावाट की ही सप्लाई कर पा रहा है। प्रदेश में 4,000 मेगावाट बिजली की कमी की वजह से किसानों और उद्यमियों को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस वक्त यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में से 9 से 10 घंटे की कटौती हो रही है, तो वहीं कस्बों में 6 से 8 घंटे और शहरों में 3 से 4 घंटे की कटौती हो रही है। कई छोटे उद्योग बिजली कटौती की वजह से लगातार नुकसान झेल रहे हैं और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। फसलों और छोटे उद्यमियों का ये नुकसान आने वाले समय में यूपी की अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात करेगा, क्योंकि असल में यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही यही है। तो बिजली कटौती से हिलेगी अर्थव्यवस्था। महीने भर की फसल होती है बेबी कॉर्न। बिजली कटौती से उद्योगों पर पड़ने वाला है असर। बिजली कटौती से हिलेगी यूपी की अर्थव्यवस्था, जहां पर 22,500 मेगावाट की जरूरत हर दिन पड़ती है, वहीं पर बिजली कंपनियां 18,500 मेगावाट ही सप्लाई कर पा रही है। 4,000 मेगावाट की कमी पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है।
और इसका सीधा असर किसानों को पड़ रहा है, क्योंकि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। तो किसानों की 14 बीघे में लगे गन्ने जला दिए गए। अप्रैल में आम के पेड़ों को सिंचाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। साठी मक्का की फसल को अच्छी खासी सिंचाई की भी जरूरत होती है। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता शिव सैनी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। शिव, देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे सीधा असर किसानों में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए अंशुल जी, जिस तरह से बिजली कटौती की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि अभी 2 से 3 दिन हुआ होगा। 2 से 3 दिन पहले हम जब विद्युत उपभोक्ता परिषद के जो अध्यक्ष है उदय वर्मा से समझने का प्रयास कर रहे थे कि बिजली का जो संकट है जो दिख रहा है आपको वो किस प्रकार से, तो उन्होंने साफ किया था कुछ समय जो वर्तमान की जो डिमांड है वो 22,000 मेगावाट की है उत्तर प्रदेश में। उसके सामने जो आपूर्ति है वो 17 से 18,000 मेगावाट की आपूर्ति है। तो ये जो 4,000 मेगावाट का गैप है, इस गैप को भरने के लिए लगातार कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़, और ज्यादातर कटौती जो हो रही है वो ग्रामीणांचल क्षेत्र में हो रही है, जिसका जो सीधा असर है वो किसानों पे पड़ रहा है। अगर हम बात करें कि किसानों को किस प्रकार से इसकी बिजली की जो कटौती है उससे किस प्रकार से उनको झेलना पड़ेगा, तो उनका जो सिंचाई है, उनकी जो फसलें हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। और दूसरी एक वजह है कि लो वोल्टेज का भी इशू है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे कि किसान बहुत ज्यादा परेशान है। अभी जो कटौती हो रही है वो जो 6 घंटे से लेकर 10 घंटे के बीच की कटौती है वो बिजली लो वोल्टेज ड्रॉपिंग की वजह से भी वो 2 घंटे और बढ़ जा रही थी, जिस कारण से किसान जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, अपने जो फसल को लेकर चिंतित है। जिनकी जो अगर हम बात करें जो दलहन की फसल है, जो गन्ना है, उनकी वो सिंचाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है, जिससे कि आगामी जो उनकी फसल है तो उसके खराब होने को उनको संकट नजर आ रहा है, जिससे कि वह चिंतित भी नजर आ रहा है। दूसरी खास बात इस समय अगर देखा जाए तो ये जो आम है, जो सीजन है वो आम का और अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में जो है वो आम की सिंचाई एक बार बहुत ही कंपलसरी होती है, जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं, जिससे कि आम का जो फल है वो बड़ा, उसका साइज बड़ा हो जाता है और सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं किसान आम की फसलों का, तो उसको भी लेके वो चिंतित है कहीं ना कहीं अंशुल जी। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है शिव सैनी जी। बिजली कंपनियां भी 4,000 मेगावाट जो है वो बिजली सप्लाई नहीं कर पा रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी समस्या है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर बिजली सप्लाई की जो समस्या है ये खत्म नहीं हुई तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसके पीछे क्या तर्क है? अर्थव्यवस्था को अगर इससे समझने का प्रयास करें तो बिजली की आपूर्ति में जो कमी आ रही है उसमें कहीं ना कहीं एक जो चेन जुड़ी होती है कि जो कोयला उत्पादित जो अपने बिजली के संयंत्र हैं उनमें से अगर हम कोयला नहीं पहुंच पा रहा है तो भी बिजली उत्पादन कम हो पाएगा। साथ ही कोयला पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं रेलवे के साथ समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ये भी कारण है बिजली संकट को लेके। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, जो छोटे व्यवसायी हैं, जो जैसे अगर हम देखें तो जो कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी आदि का जो धंधा करते हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि वो अपना जो पानी का धंधा है, जो कोल्ड ड्रिंक का धंधा है, वो धंधा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ठंडा हो ही नहीं पा रहा है। तो उपभोक्ता की जो डिमांड है, जो उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा पीता था उसको, वो कम पड़ गया है। तो इसका भी असर छोटे व्यापारियों में देखने को मिल रहा है। साथ ही और जो लघु उद्योग है जो बिजली से चलते हैं, जिनका उनके उत्पादन में भी बहुत ज्यादा कमी आई। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर ये जो बिजली आपूर्ति है ये अगर पर्याप्त नहीं हुई तो इसका कहीं ना कहीं असर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा देखने को मिल सकता है अंशुल जी। बिल्कुल शिव सैनी जी, लेकिन जिस तरीके से ये जो समस्या निकलकर सामने आ रही है, आने वाले समय में और भी समस्या बढ़ जाएगी। सरकार इसके लिए क्या प्रयास करती हुई नजर आ रही है? देखिए, इस मामले को लेकर जब हम लोगों ने प्रयास किया जो ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा जी से बातचीत करने के संबंध में, तो हालांकि अभी तो वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुए कि वो इस मामले पे बात करें। हालांकि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं अधिकारियों से समझने की कि ये जो संकट है, जो ये गैपिंग है 4,000 मेगावाट का, इसकी आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, इसके लिए वो क्या योजना बना रही। हालांकि अभी सरकार की तरफ से इसमें से कोई भी जो कहें जवाब या फिर कोई भी ऐसी योजना नहीं बताई उन लोगों ने, जिससे कि ये आपूर्ति जो है वो पूरी की जा सके अंशुल जी।
शिवसानी जी, यहाँ पर बिजली संकट एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है अब सरकार के लिए। जनता में कहीं ना कहीं से आक्रोश भी पनप सकता है, तो सरकार के लिए कितनी बड़ी खतरे वाली बात हो सकती है? अगर हम देखें जो जिस तरह से मौसम गर्मी का है, जिस तरह से गर्मी जो टेम्परेचर है, अगर उत्तर प्रदेश का देखें तो जो 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर अभी पहुंच रहा है, उसमें से बिजली कटौती का ग्रामीण की बात करें तो वहां तो 6 से 7 घंटे हो ही रहे। अगर शहरों की भी बात करें तो 3 से 4 घंटे की कटौती यहाँ भी हो रही है। तो जो आम जनमानस है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, और इसका अच्छा खासा असर आपको सोशल मीडिया में भी देखने को मिलेगा। ज्यादातर लोग एक मीम बना के डाल रहे हैं कि एक वॉच होती है, उसमें से लिखते हैं कि 1 घंटे पहले बिजली आई, फिर आई गुल। तो ये लगा कुछ तो कमेंट्स ऐसा सोशल मीडिया में आ रहा है कि पर्याप्त मात्रा में इतनी बिजली तो दे दीजिए कि हमारा जो इन्वर्टर है वो चार्ज हो जाए। तो सोशल मीडिया में भी इसका जो रोष है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कहे कि नहीं, जनता पर परेशान पूरी तरह से है, बिजली संकट को लेकर उनको पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है। अंशुल जी, चलिए शिवसानी जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजली कटौती को लेकर बड़ा संकट देखने को मिल रहा है, और अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की हिल सकती है। गांव में बिजली कटौती से सब्जी करने की फसल पर भारी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। खरगोन जिले में रविवार को जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट दे रखी है, लेकिन 2 और 3 मई को ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को देखते हुए एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू में किसी भी तरह की राहत न देने का फैसला किया है। जिले में 2 और 3 मई को पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा रहेगा। 1 मई को जिला प्रशासन ने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दे रखी है। रामनवमी पर हुए उपद्रव के बाद सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन ने ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर्व पर किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर मनाने की इजाजत नहीं दी है। ईद की नमाज मस्जिदों की जगह घरों में पढ़ी जाएगी। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के दिन भी सभी आयोजन घर में ही करने होंगे। जिला प्रशासन और समाज जनों के बीच में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन 2 समुदायों के बीच पथराव और आगजनी की घटना के बाद से कर्फ्यू लगाया गया था। जिला प्रशासन कर्फ्यू में समय समय पर ढील दे रहा है ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सके। हिंसा के 22 दिन बाद धीरे धीरे दंगा प्रभावित क्षेत्रों के हालात सुधर रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए बीते दिनों महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, हनुमान जयंती पर प्रशासन ने मंदिरों, गिरजाघरों को खोलने की अनुमति नहीं दी थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खरगोन में घर में ही पर्व मनाए जाएंगे। आपको बता दें कि रामनवमी और देखते हुए आगजनी की घटनाएं वहां पर देखने को मिली थी और ये दंगा काफी भीषण और भयावह रूप ले चुका था, जिसके बाद से खरगोन में कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। ईद की नमाज से लेकर परशुराम जयंती तक सभी पर्व अब घर में ही मनाने होंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।